हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अब तक फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं, यानी नागरिकों के अधिकार क्या हैं ये क्लियर हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सिर्फ अधिकार दे दिए जाएं तो क्या देश अपनी आप सही दिशा में चलने लगेगा? इसी सवाल का जवाब संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के नीति निर्देशक तत्वों में है, जो सरकार को बताते हैं कि देश चलाया कैसे जाना चाहिए, सोशल जस्टिस कैसे लानी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे बनानी है और इंडिया को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है। तो ध्यान रखो दोस्तों, जो डीपीएसपी है वो कोर्ट के द्वारा बाध्य नहीं है। अगर डीपीएसपी का पालन नहीं होता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ये गवर्नेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम डीपीएसपी के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस क्लास के एंड में कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, इस क्लास के बाद आपके जो डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से 51 में है पूरी तरह से याद हो जाएगा, आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। तो अब मैं कभी भी इस क्लास के अंदर डीपीएसपी बोलूं तो आप समझ जाइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए वो सिद्धांत है जिसके आधार पर सरकार देश की नीतियां और कानून बनाती है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमें आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए हैं, जो संविधान के भाग 4 में है, उन्हीं के आधार पर जो हमारी सरकार होती है वो देश के लिए नीतियां और कानून बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक न्यायपूर्ण, सम्मान और कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये तत्व सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है और लोगों के जीवन स्तर को कैसे बेहतर करना है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यही हम सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है और लोगों के जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाना है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि अगर केवल मौलिक अधिकार देने से ही समाज में वास्तविक समानता नहीं आ सकती। तो जो हमको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो जो संविधान निर्माता था उन्होंने ये इस बात को जाना कि हम केवल अगर सभी को मौलिक अधिकार दे देते हैं तो उससे जो समाज में है वो वास्तविक समानता नहीं आ पाएगी, क्योंकि भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बीमारी, सामाजिक असमानता जैसी बहुत सी क्या थी, समस्याएं थी। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम भारत गरीब था, गरीबी थी, भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी और सामाजिक असमानताएं थी। तो संविधान निर्माताओं ने उस टाइम ये समझा कि अगर केवल हम मौलिक अधिकार देते हैं तो समाज में वास्तविक समानता नहीं आएगी। इसलिए ऐसे सिद्धांतों की जरूरत थी जो सरकार को ये निर्देश दे कि वह लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। तो इसलिए कुछ ऐसे सिद्धांतों की जरूरत पड़ी जो लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। इसीलिए जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अगर कोई नीति निर्देशक तत्वों को नहीं मान रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कोर्ट चले जाओ कि भाई मेरे नीति निर्देशक तत्वों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करे तो कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर इन्हें लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता। ये सरकार के नैतिक और राजनीतिक दायित्व क्या है? ये सरकार के नैतिक और राजनीतिक दायित्व होते हैं। सरकार पे नैतिक दबाव रहता है कि वह इन्हें लागू करे। ये बताते हैं कि भारत को किस प्रकार का समाज बनाना है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यही बताते हैं कि भारत को किस प्रकार का समाज बनाना है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है, संविधान के भाग 4 में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो लागू हुए थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950। अब बात करते हैं डीपीएसपी के प्रकार। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी मैं डीपीएसपी बोलूं तो उसका मतलब होता है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। इनकी 3 श्रेणियां हैं।
कुछ समाजवादी सिद्धांत है, कुछ गांधीवादी सिद्धांत है और कुछ उदार मानवतावादी सिद्धांत है। तो कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल और कुछ लिबरल प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो जो आर्टिकल 36 से जो 51 में बात की गई है, तो उसमें जो कुछ आर्टिकल है वो समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं, कुछ आर्टिकल उसमें गांधीवादी सिद्धांत की बात करते हैं और कुछ आर्टिकल उसके अंदर है जो 36 से 51 में वो उदार मानवतावादी सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत का मतलब होता है सभी को बराबर न्याय और अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सभी को बराबर न्याय और अवसर मिलना चाहिए। कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं हो, सबको रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले और सरकार भले के लिए काम करे। सबके भले के लिए सरकार को काम करना है, सभी को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले और कोई अमीर गरीब का क्या नहीं भेदभाव हो। तो ये जो आर्टिकल है, इन आर्टिकलों की बात आर्टिकल 36, 38, 39, 39A, 41, 42, 43 और 43A में बात की गई है। किस में बात की गई है? 38 में, 39 में, 39A, 41, 42, 43 और 43A। तो ये जो आर्टिकल है, 7 आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल पर काम करते हैं? ये समाजवादी सिद्धांत पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? समाजवादी सिद्धांत के अंदर काम करते हैं। इसमें जो बताया गया है वो सबको बराबरी, न्याय और अवसर की बात की गई है। तो जैसे समान वेतन, मुफ्त कानूनी मदद और मनरेगा योजना, ये किसकी बात करते हैं? समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत का मतलब है कि गांव की तरक्की, सादा जीवन और नैतिक समाज। तो जो आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे उनके अंदर गांव की तरक्की की बात होगी, सादा जीवन की बात होगी और नैतिक समाज की बात होगी। ये जो गांधीवादी सिद्धांत है ये महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। गांवों में जैसे पंचायत बनाना, खादी और कुटीर उद्योग को बढ़ाना, दारू और नशा बंद करना, गायों की रक्षा करना, ये सारे के सारे क्या हैं? गांधीवादी सिद्धांत है, जो आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48 में लिखा गया है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे हम पंचायती व्यवस्था की बात करते हैं, खादी उद्योग की बात करते हैं और शराबबंदी की, ये किसके अंदर आते हैं? गांधीवादी सिद्धांत के अंदर आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 40 है। ये कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। उसके बाद है उदार मानवतावादी सिद्धांत। किसकी बात है? उदार मानवतावादी सिद्धांत। इसका मतलब होता है शिक्षा, पर्यावरण, न्याय और शांति का समाज बनाना। किसका बनाना? शिक्षा, पर्यावरण, न्याय और शांति का समाज बनाना। उदार मानवतावादी सिद्धांत का मतलब है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, प्रकृति की रक्षा करना, समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है, दुनिया में शांति बनाए रखने की बात करता है। और इस जो आर्टिकल है 44, 45, 48, 49, 50 और 51, इसमें उदार मानवतावादी सिद्धांत की बात की गई है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका, ये सारे के सारे उदार मानवतावादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो हमारे डीपीएसपी है वो 3 भागों में बांटे गए उनके आर्टिकल को। कुछ आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं, कुछ आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत की बात करते हैं और कुछ आर्टिकल उदारवादी सिद्धांत की बात करते हैं। समाजवादी में समानता और न्याय पर जोर दिया गया है, गांधीवादी में गांव और नैतिकता पर जोर दिया गया है, जबकि उदारवादी में शिक्षा, पर्यावरण और शांति पर जोर दिया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? राज्य की। जैसे आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो भी किसकी बात करता है? राज्य की बात करता है। ऐसे ही जो आर्टिकल 36 है उसमें भी किसकी बात की गई है? राज्य की बात की गई है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देश केवल केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, न कि सीधे आम नागरिकों पर। तो इसके अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है इस आर्टिकल में बताया गया है कि वो केंद्र या राज्य सरकारों पर लागू होंगे। किस पर लागू होंगे? राज्य पर लागू होंगे। अब राज्य का मतलब ये नहीं है किसी स्टेट से मतलब नहीं है, राज्य का मतलब केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, उसके अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं वो हो सकते हैं, नगर निगम हो सकती है, नगर पंचायत हो सकती है। तो राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं होता, जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं होता है। तो इसका सेम अर्थ ही होता है। तो ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, न कि सीधे आम नागरिक पर लागू होते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल और सरकारी संस्थाएं डीपीएसपी को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है। तो जो ये अनुच्छेद है
ये जो 36 से 51 है उसी को ध्यान में रखते हुए जो राज्य विधानमंडल और सरकारी संस्थान होती हैं वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर क्या बनाती है, नीतियां बनाती है। अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 37। ये बात करता है डीपीएसपी की प्रकृति की। किसकी बात करता है? डीपीएसपी की प्रकृति की बात करता है। इसका मतलब यदि सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करती तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता। अगर सरकार किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करती तो कोई व्यक्ति ये नहीं है कि वो अदालत में जाके सरकार के विरुद्ध मुकदमा कर दें। आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी अच्छी सरकार इन्हें देश की शासन का आधार मानती है। तो अगर कोई सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते सरकार के खिलाफ कि हमारे नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो रहे, क्योंकि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सरकार इनको लागू करती है या नहीं करती है। ये सरकार की नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी होती है जो आर्टिकल 37 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक और आर्थिक न्याय। किसकी बात करता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। इसका मतलब सरकार गरीब और अमीर के बीच की असमानता कम करने के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और सब्सिडी वाली योजनाएं चलाती है। तो आर्टिकल 38 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसीलिए जो सरकार होती है वो गरीब और अमीर के बीच की असमानता को कम करने के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करती है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कुछ सब्सिडी वाली योजनाएं भी चलाती है। जैसे आपने देखा होगा जब घर का सिलेंडर आता है तो उस पर क्या दी जाती है? सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि आर्टिकल 38 में कहा गया है सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। जो गरीबी और अमीरी के बीच की असमानता को कम करने के लिए सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो राज्य ऐसा कानून बनाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले और शोषण कम हो। ये किसमें बात की गई है? आर्टिकल 38 में कही गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 जो कहता है नीति के सिद्धांत। किसकी बात करता है? नीति के सिद्धांत की बात करता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश की संपत्ति और संसाधनों पर कुछ गिने चुने लोगों का ही क्या न हो, कब्जा नहीं हो। तो आर्टिकल 39 के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश की जो संपत्ति और संसाधन है उस पर कुछ गिने चुने लोग हैं उन्हीं का ही कब्जा न हो। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, इसके लिए सरकार क्या बनाती है? कुछ कानून भी बनाती है। तो आर्टिकल 39 है वो नीति के सिद्धांत की बात करता है। आर्टिकल 39 कहता है कि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश की संपत्ति और संसाधनों पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा नहीं हो। अब ऐसा नहीं हो कि देश के अंदर मान लीजिए 0.2% ही अमीर है, उनके पास में ही देश की पूरी संपत्ति और संसाधन है। जो देश की पूरी संपत्ति और संसाधन है उन पर सभी का हक होना चाहिए, कुछ गिने चुने लोगों का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, इसके लिए सरकार कानून बनाती है। जैसे इक्वल पे एक्ट, चाइल्ड लेबर रोकना और एक गरीबों के लिए जमीन योजना। ये किसके तहत की जाती है? आर्टिकल 39 के तहत की जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 से। आर्टिकल 39 एक कहता है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। किसकी बात करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39। ये कई बार पूछा जाता है। समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, इसका मतलब है अगर गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सरकार मुक्त वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। क्या कराएगी? मुक्त वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। अब जैसे कोई गरीब होता है, अब गरीब पे मान लीजिए उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया, वो गरीब है तो वो तो कोई वकील हायर नहीं कर सकता, तो ये सरकार राज्य की जिम्मेदारी है वो उसके लिए क्या कराए? मुक्त वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। ये राज्य की जिम्मेदारी है उसके लिए मुक्त वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। तो ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 39A में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। तो गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सरकार मुक्त वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। लोक अदालतों की स्थापना की जाती है ताकि आम लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके। तो आर्टिकल 39A के तहत ही लोक अदालतों की क्या होती है? स्थापना की जाती है ताकि जो आम लोग हैं उनको सस्ता और जल्दी क्या मिल सके? न्याय मिल सके। आर्टिकल 39A में कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 40। इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो सरकार गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना करती है ताकि लोग अपने स्थानीय विकास से जुड़े फैसले स्वयं
ले सके। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि सरकार गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना करती है ताकि लोग अपने स्थानीय विकास से जुड़े फैसले क्या ले सके, स्वयं ले सके। जैसे सड़क, पानी और सफाई जैसे गांवों के कार्यों का निर्णय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? पंचायत के माध्यम से किया जाता है। मान लीजिए गांव में कोई सड़क बनानी है, अब ये तो नहीं है कि वो आप केंद्र सरकार के पास जाओगे, केंद्र सरकार से बोलोगे वो सड़क बनाएगा, नहीं। आप वहां की जो पंचायत होती है वो क्या ये सारे काम करवाती है। तो आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायत की बात की गई है। सरकार गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना करती है ताकि लोग अपने स्थानीय विकास से जुड़े फैसले स्वयं ले सके। सड़क, पानी और सफाई जैसे गांवों के कामों का निर्णय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो अब गांव में अगर कोई सड़क बननी है, अगर कोई पानी के लिए कोई योजना बननी है या सफाई के लिए कोई काम का निर्णय करना है, वो सारा का सारा किसकी जिम्मेदारी होती है? पंचायत की होती है गांवों के अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार देता है। किसकी बात करता है? काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार की बात करता है। तो बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने के लिए सरकार मनरेगा जैसी योजनाएं चलाती हैं, वो आर्टिकल 41 के तहत ही चलाती है। किसके तहत चलाती है? क्योंकि आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार की बात की गई है। तो बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने के लिए सरकार मनरेगा जैसी योजनाएं चलाती है। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग लोगों को पेंशन और आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जो बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं या दिव्यांग लोग होते हैं, उनको पेंशन, वो आर्थिक सहायता वो आर्टिकल 41 के तहत ही दी जाती है। और जो बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा जो मनरेगा योजना चलाई जाती है, वो भी आर्टिकल 41 के तहत ही चलाई जाती है। क्योंकि आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार की बात करता है। अब बात करते हैं काम की अच्छी स्थिति। किसकी बात करें? आपको काम मिल गया, लेकिन काम की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया है काम की अच्छी स्थिति। तो महिलाओं को प्रसव के समय मातृत्व का जो मैटरनिटी लीव और वेतन की सुविधा दी जाती है। अब आपने देखा होगा जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके तो लेडीज को क्या मिलता है? मैटरनिटी लीव दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? अगर आपको काम तो मिल गया, लेकिन काम की अच्छी स्थिति भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी तो आप अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण करेंगे और कैसे अपने काम पे ध्यान दे रहे? तो उसी के लिए काम की स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए महिलाओं को प्रसव के समय मैटरनिटी लीव और वेतन की सुविधा दी जाती है। आपको क्या दी जाती है? मैटरनिटी लीव दी जाती है और उसके अंदर आपको वेतन भी दिया जाता है। कारखानों और खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। तो आर्टिकल 42 में काम की अच्छी स्थिति की बात की गई है। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन उस काम की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कारखानों और खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एकदम सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाता है, जो आर्टिकल 42 में कहा गया है। आर्टिकल 43 मजदूरों की दशा सुधार की बात करता है। किसकी बात करता है? मजदूरों की दशा के सुधार की बात करता है। इसमें कहा गया है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है ताकि मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो मिनिमम वेज होता है वो आर्टिकल 43 के तहत ही डिसाइड किया जाता है कि जो न्यूनतम वेज एक मजदूर को कितना मिलेगा। क्योंकि सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है ताकि मजदूर अपने परिवार का क्या कर सके? पालन पोषण कर सके। काम के घंटे सीमित रखे जाते हैं ताकि मजदूर का शारीरिक और मानसिक शोषण न हो। एक तो आपको क्या किया जाएगा? आपके लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है सरकार के द्वारा, एक काम के घंटों को क्या किया जाता है? लिमिटेड किया जाता है ताकि मजदूर का शारीरिक और मानसिक शोषण न हो। अब ऐसा नहीं है आप फैक्ट्री में आपको भाई 15-15, 20-20 घंटे काम करा रहे, रोज नहीं करा सकते। क्योंकि सरकार क्या करती है? काम के घंटे सीमित रखे जाते हैं सरकार के द्वारा ताकि मजदूर का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं हो। उद्योगों में मजदूर यूनियन बनाकर अपने अधिकार और समस्याओं को प्रबंधन के सामने रख सकते हैं। जो उद्योग, जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है? मजदूर यूनियन होते हैं। क्या होते हैं? मजदूर यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है। वो इसलिए बनाया जाता है अगर किसी भी लेबर को कोई समस्या आती है तो वो हमारे अपने खुद के यूनियन से बोलेगा। वो यूनियन है उस बातों को किसके सामने रखेगा? प्रबंधक के सामने रखेगा। जो कंपनी के प्रबंधक है उसके सामने रख सकता है। कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में मजदूर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। अगर कंपनी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसके अंदर जो मजदूरों का जो प्रतिनिधि है उसको भी क्या करना होता है? शामिल किया जाना है। तो आर्टिकल 43 है वो मजदूरों की दशा की बात करता है कि मजदूरों के लिए आप दशा एकदम अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए,
उनके लिए जो काम करने के घंटे हैं वो सीमित होने चाहिए, उनके अंदर एक यूनियन होना चाहिए। अगर उनके मजदूर के साथ में कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो वो अपने यूनियन से बोल सके, और जो यूनियन है वो कंपनी के किसको बता सके, मैनेजमेंट को बता सके। और अगर कंपनी के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो मजदूर प्रतिनिधियों को भी इसमें क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 43 किसकी बात करता है, मजदूरों की दशा की सुधार की। अब बात करते हैं आर्टिकल 44, ये समान नागरिक संहिता किसकी बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और तलाक के कानून क्या होने चाहिए, समान हो। क्या हो, जो सभी धर्म के लोग हैं उनके लिए विवाह और तलाक के कानून समान हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के लिए संपत्ति और उत्तराधिकारी के नियम भी कैसे हो, एक जैसे हो। यही समान नागरिक संहिता में कहा गया है। अगर बात की जाए समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है, तो ये पहले गोवा में लागू थी, उसके बाद में ये उत्तराखंड में भी लागू हो चुकी है। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए विवाह और तलाक के कानून क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के लिए जो संपत्ति और उत्तराधिकारी के नियम है वो भी कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। आर्टिकल 44 में कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। ये बात करता है बच्चों की शिक्षा की। किसकी बात करता है, बच्चों की शिक्षा की बात करता है। सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा देती है। आपने देखा होगा कि सरकार क्या खोले हुए रहती है, आंगनवाड़ी। उस आंगनवाड़ी के अंदर क्या होता है, 0 से 6 साल के बच्चों को देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा देती है। पोषण, टीकाकरण और प्री स्कूल शिक्षा की भी क्या करती है, व्यवस्था करती है। तो सरकार पोषण की व्यवस्था करती है, टीकाकरण की व्यवस्था करती है और प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करती है आर्टिकल 45 के तहत। क्योंकि आर्टिकल 45 में बच्चों को किसकी बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। पहले आर्टिकल 45 में ये भी था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 21A में किसमें स्थापित कर दिया गया, आर्टिकल 21A में डाल दिया गया है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके तहत। तो अब आर्टिकल 45 में ओनली ये रह गया है कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा देती है। पोषण, टीकाकरण और प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो आर्टिकल 45 बच्चों की शिक्षा की बात करता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 की। तो आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के विकास की बात करता है। किसकी बात करता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड जो ट्राइब होती है उनके वर्गों के विकास की बात करता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शिक्षा में आरक्षण और छात्रवृत्ति दी जाती है। तो आर्टिकल 46 के तहत ही जो अनुसूचित जाति, एसटी और एससी के जो छात्र हैं उनको शिक्षा में क्या देते हैं, आरक्षण, रिजर्वेशन दिया हुआ रहता है। और उनको क्या दी हुई होती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। क्या दी होती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। और वो किसके तहत दी जाती है, आर्टिकल 46 के ही तहत दी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46, इसको याद रखिए। ये एससी एसटी से संबंधित है, उनके विकास से संबंधित है। तो एससी और एसटी के छात्रों को शिक्षा में जो रिजर्वेशन और छात्रवृत्ति दी जाती है वो आर्टिकल 46 के तहत दी जाती है। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर दिए जाते हैं। और इसी के तहत जो सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाता है, विशेष अवसर दिए जाते हैं। तो इसी के तहत आपको क्या मिलता है, जैसे 100 वैकेंसी आपके अंदर आई तो उसमें तो 7% वैकेंसी किसकी हो जाती है, एसटी की हो जाती है। 12% वैकेंसी किसकी हो जाती है, एससी की फिक्स रहती है। तो ये किसके तहत रहती है, आर्टिकल 46 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की बात करता है। किसकी बात करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की बात करता है। इसके तहत ही सरकार मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कौन सी योजना चलती है, मिड डे मील योजना चलती है। उसके तहत क्या होता है, जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको क्या मिलता है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और इसी के तहत शराब और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। जो शराबबंदी है जो बिहार के अंदर की गई थी वो आर्टिकल 47 के तहत की गई है, क्योंकि आर्टिकल 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने की बात की गई है। इसीलिए जो बिहार के अंदर वो शराब को क्या किया गया है, बंद किया गया है। क्योंकि शराब और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्य क्या बना सकता है, कानून बना सकता
है। तो सरकार मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है और सरकार और शराब और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाते हैं आर्टिकल 47 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है। किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन की बात करता है। किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई की सुविधा दी जाती है इसके तहत ही। और दूध देने वाले पशुओं की हत्या पर क्या लगाता है? ये आर्टिकल रोक लगाता है। तो इसी के तहत जो गाय हत्या है उसको क्या किया जाता है? रोका जाता है, क्योंकि आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है। किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन की बात करता है। किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई की सुविधा दी जाती है। दूध देने वाले पशुओं की हत्या पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। याद रखिए आर्टिकल 48 भी इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन से संबंधित। उसके बाद एक आर्टिकल 48A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 48 पर्यावरण की बात करता है, जबकि जो आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन की बात की जाती है, जबकि आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सरकार वनों की कटाई रोकने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अभियान चलाती है। नदियों और वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 49 वो राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय धरोहर। राष्ट्रीय धरोहर में जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो जितने भी जो पुराने पुराने जो मंदिर हैं उनको सबकी क्या करता है? ये रक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? रक्षा की बात करता है। तो ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की बात की जाती है। पुरातात्विक महत्व के स्मारकों को नुकसान पहुंचाने पर क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। अगर ऐसे कोई पुरातात्विक महत्व के जो स्मारक हैं अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उनको क्या दी जाती है? सजा दी जाती है, क्योंकि आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा की बात करता है, क्योंकि ये वो है जो बहुत समय पहले बनाए गए थे, उनका क्या किया जाता है? इसके तहत संरक्षण। जैसे आपको ताजमहल है, ताजमहल को क्यों उसको रक्षा की जाती है? क्योंकि वो क्या है? राष्ट्रीय धरोहर है। क्या है? राष्ट्रीय धरोहर। जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? राष्ट्रीय धरोहर होते हैं। और राष्ट्रीय धरोहर जो रक्षा की बात की गई है वो किस में की गई है? आर्टिकल 49 में की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 50 की। तो आर्टिकल 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, होना चाहिए। इसकी बात किस में की गई है? आर्टिकल 50 में की गई है। तो न्यायाधीश बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष निर्णय दे सके ये सुनिश्चित किया जाता है। तो इस आर्टिकल के तहत कोई भी न्यायाधीश अगर कोई फैसला देता है तो वो निष्पक्ष दे सके, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 50 में कहा गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा है। जो आर्टिकल 50 है उसी के अंदर जो कार्यपालिका अलग अलग रखा गया है और न्यायपालिका को अलग रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर जो कार्यपालिका है वो दबाव नहीं बना सके। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 की। तो आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और संबंध की बात करता है। किसकी बात करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और संबंध। इसके अंतर्गत भारत अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखता है। युद्ध की बजाय आपसी बातचीत और समझौतों से समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यूएन मिशन होता है वो किसके तहत भेजा जाता है? आर्टिकल 51 के तहत ही भेजा जाता है। किसी भी देश के अंदर जो शांति स्थापित करने की जो यूएन मिशन भेजा जाता है वो आर्टिकल 51 के तहत ही भेजा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और संबंध की बात करता है। तो भारत और अन्य देशों के साथ मित्रपूर्वक संबंध बनाए रखना ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। युद्ध की बजाय आपसी बातचीत और समझौतों से समस्याओं के समाधान किया जाता है। ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 51 में बात की गई। हमको युद्ध नहीं करना है बल्कि आपस में बातचीत और समझौतों से समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना है। तो मैंने आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। एक बार हम इनको दोबारा से समराइज कर लेते हैं फिर से। तो आर्टिकल 36 इसमें परिभाषा की बात की गई है, मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 37 इसके अंदर वो है अगर ये राज्य के नीति निर्देशक अगर कोई राज्य सरकार लागू नहीं करती तो इसके लिए आप कहीं नहीं जा सकते
कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये सिद्धांत अदालत में लागू नहीं होते, लेकिन देश चलाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आर्टिकल 38 है, ये राज्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात करता है। आर्टिकल 39 राज्य में ऐसी नीति बनाए जिससे सभी को आजीवन की और क्या मिले, न्याय मिले। मतलब राज्य को ऐसी नीति बनाए जिसको सबको अपना जीवन जीने और सभी को क्या मिले, न्याय मिले। उसके बाद आर्टिकल 39A में मैंने आपको बताया था, गरीबों को लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है और न्याय दिलवाना ये किसका काम है, राज्य का कर्तव्य। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा हो गया, वो वकील हायर करने में असमर्थ है, तो राज्य उसको क्या कराती है, मुफ्त में कानूनी सहायता दिलवाती है और उसके लिए वकील उपलब्ध कराती है। आर्टिकल 40 वो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की बात करता है। वो गांवों में पंचायत व्यवस्था को किसकी बात करता है, मजबूत करने की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 41 ये बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी में सहायता देना राज्य का क्या है, दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके लिए जैसे मनरेगा चालू किया जाता है। बुढ़ापा, अगर किसी को बीमारी है तो उसके लिए क्या दी जाती है, राज्य के द्वारा पेंशन दी जाती है। ये किसके तहत दी जाती है, आर्टिकल 41 के तहत दी जाती है। उसके बाद आर्टिकल 42 काम की अच्छी स्थिति और मातृ सहायता देना। क्या होना, काम की स्थिति क्या होना। अब आपको काम तो सरकार ने दे दिया, लेकिन उसकी स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए। भाई मान लीजिए आपको 12-20 घंटे काम करा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। काम की अच्छी स्थिति होनी चाहिए और आपको न्यूनतम वेज मिलना चाहिए। उसकी बात किसमें की गई है, इसमें की गई है, आर्टिकल 43 में की गई है न्यूनतम वेज की। लेकिन काम की स्थिति अच्छी होनी चाहिए आपके लिए, मतलब पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। आप अगर किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके लिए क्या होनी चाहिए, पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर आप लेडीज हैं, आपको बच्चा हुआ है, तो जो मैटरनिटी लीव दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है, आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है। उसमें ही आपको क्या मिलती है, मातृत्व सहायता मिलती है। आर्टिकल 43 वो मजदूरों को उचित वेतन और अच्छा जीवन स्तर देने की बात करता है। किसकी बात करता है, मजदूरों को उचित वेतन मिलना चाहिए और उनका जीवन स्तर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 44 पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास होगा। उसके तहत गोवा में पहले की जाती थी और दूसरा राज्य कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। उसके बाद आर्टिकल 45 बात करता है कि बच्चों को 6 साल तक प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल दी जाए। इसीलिए आपने आंगनवाड़ी के नाम सुना होगा। आंगनवाड़ी के अंदर पोषण के लिए काम किया जाता है, वो किसके तहत किया जाता है, आर्टिकल 45 के तहत ही किया जाता है। बच्चों को 6 साल तक प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल दी जाए। उसके बाद आर्टिकल 46 में बात की गई है SC ST और कमजोर वर्गों के हितों की क्या की जाए, रक्षा की जाए। आर्टिकल 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधारना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। जो पोषण स्तर है, जीवन स्तर और राज्य स्वास्थ्य को सुधारने का काम किसका है, राज्य का है। इसीलिए बिहार में क्या की गई है, शराबबंदी की गई है, वो आर्टिकल 47 के तहत ही की गई है। आर्टिकल 48 ये कृषि और पशुपालन के विकास की बात करता है, जबकि आर्टिकल 48 है ये पर्यावरण और वन की रक्षा का क्या करता है, राज्य के कर्तव्य है। तो जो आर्टिकल 48 है ये पर्यावरण और वनों की रक्षा की बात करता है, जबकि जो आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन की बात करता है। उसके बाद जो आर्टिकल 49 है वो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की क्या करे, रक्षा करे। उसके बाद आर्टिकल 50 में हमने पढ़ा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और कानून का सम्मान किया जाएगा, उसकी बात की गई है। तो मेरे को आशा है कि आपको पूरा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले है कि DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए, तो ये कौन से भाग में है, चौथे भाग में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के भाग 4 में DPSP दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 के अनुसार DPSP में स्टेट शब्द का अर्थ क्या है, केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केवल संसद, या वही अर्थ है जो फंडामेंटल राइट्स में है। तो इसका अर्थ वही है जो फंडामेंटल राइट्स में है, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। तो आर्टिकल 36 के अनुसार स्टेट का वही अर्थ है जो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का है। आर्टिकल 37 के अनुसार DPSP का स्वरूप क्या है, तो DPSP न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, केवल आपातकाल में लागू होते हैं, नॉन जस्टिकेबल होते हैं, या केवल संसद पर लागू होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन जस्टिकेबल होते हैं। मतलब अगर आप राज्य अगर
को लागू नहीं कर रही है तो आप इसके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 37 के अनुसार डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये शासन के लिए क्या है, फंडामेंटल है और राज्य का क्या है, नैतिक कर्तव्य होता है। राज्य के नीति तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। आर्टिकल 38 राज्य को किस प्रकार का समाज बनाने की बात करता है, तो आर्टिकल 38 है वो जो समाज है उसको न्यायपूर्ण समाज की बात करता है। किसकी बात करता है, न्यायपूर्ण समाज की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 48 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज बनाने का क्या देता है, निर्देश देता है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, जो आर्टिकल 40 है वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 41 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 41 है वो शिक्षा, कार्य और सामाजिक सहायता तीनों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आर्टिकल 41 कार्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता के अधिकार से जुड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल 42 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 42 है वो महिला कल्याण और मातृत्व राहत से संबंधित है। किससे संबंधित है, महिला कल्याण और मातृत्व राहत। बाल श्रम से नहीं है, ना शिक्षा नीति से है, क्योंकि शिक्षा नीति है जो आर्टिकल 45 में कही गई है, और ना ही टैक्स से संबंधित है, ओनली किससे संबंधित है, महिला कल्याण और मातृत्व राहत। आर्टिकल 43 राज्य को किस बात का निर्देश देता है, तो जो आर्टिकल 43 है वो लिविंग वेज क्या करता है, सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए लिविंग वेज और सम्मानजनक जीवन स्तर सुरक्षित करने की बात करता है। आर्टिकल 44 का संबंध किससे, तो आर्टिकल 44 का संबंध है वो समान नागरिक संहिता से, जिसको हिंदी में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आर्टिकल 44 पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करता है। आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, जो आर्टिकल 45 मैंने आपको बताया था ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, 0 से 6 साल के लिए। तो आर्टिकल 45 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। आर्टिकल 46 किस वर्ग से संबंधित है, तो आर्टिकल 46 है वो SC ST एवं कमजोर वर्ग से संबंधित है। आर्टिकल 47 राज्य को किसका स्तर बढ़ाने का निर्देश देता है, तो आर्टिकल 47 उसमें पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई है। तो आर्टिकल 47 पोषण, स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों के निषेध से संबंधित है। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है, जो आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 48 है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है, जबकि जो आर्टिकल 48 है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आर्टिकल 49 राज्य को किसकी रक्षा करने का निर्देश देता है, तो ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा की बात की गई है, जो आर्टिकल 49 में की गई है। आर्टिकल 48 में जो कृषि और पशुपालन की बात की गई है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण की बात की गई है, जबकि आर्टिकल जो 49 है उसमें ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 50 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 50 है वो कार्यपालिका की न्यायपालिका से क्या करता है, पृथक्करण की बात करता है। किसकी बात करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, दोनों अलग अलग होंगे। तो इससे क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकती। तो आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, जो आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और कानून के सम्मान की बात करता है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो मैंने आपको बताया था, तो डीपीएसपी को भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी का स्वभाव कैसा होता है, तो ये इसका स्वभाव कैसा है, नैतिक है। कैसा है, नैतिक है। ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है वो डीपीएसपी को क्या करे, लागू करे। तो डीपीएसपी राज्य के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मुख्य अंतर क्या है, दोनों समान है, या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, या फंडामेंटल राइट्स है जो न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, या कोई अंतर नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, जबकि डीपीएसपी है उनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट जस्टिफिकेबल है, मतलब न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी है जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं।
डीपीएसपी किसके लिए बनाए गए, तो नागरिक के लिए है या न्यायालय के लिए या राज्य के लिए या राष्ट्रपति के लिए। तो जो डीपीएसपी है वो किसके लिए बनाए गए हैं, राज्य के लिए बनाए गए हैं। वो राज्य की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी होती है इनको लागू करना। तो डीपीएसपी राज्य को नीति निर्धारण में दिशा देने के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।